बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास रात। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज वफाकी बजट पेश किया गया जिसका कुल हजम 9,502 अरब रुपए रखा गया। तरक्याती बजट 800 अरब रुपए का पेश किया गया है। गर्दशी कर्ज़ों में भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ कुछ सेक्टर्स को सब्सिडी भी दी गई है, कुछ सेक्टर्स में एमएनएसटी स्कीम्स भी लाई जाएंगी। जबकि अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो जो टैक्स अहदाफ हैं उसको बढ़ाया गया है और महसूलात की जो शरह है उसको भी बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि कुछ सेक्टर्स हमारे ऐसे हैं जिसमें आईटी का सेक्टर है, ज़रूरी इस्लाहात हैं, उनमें मज़ीद सब्सिडी दी जाएगी, टैक्स छूट दी जाएगी और उन्हें मज़ीद परवान चढ़ाया जाएगा। इस टैक्स के आने, इस बजट के आने के बाद अगर मुख्तलिफ तबका है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की अगर हम राय को जानना चाहें तो बेशतर अफराद ये राय रखते हैं कि ये एक मुतवाज़िन बजट है ऐसे मुश्किल माहौल के अंदर। लेकिन एक आम जो दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक मजदूर है वो ये कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा कैसे करूँ, रोज़मर्रा के मामलात का गुजारा कैसे करूँ। उसके नज़दीक ये वफाकी बजट बनाना आसान है लेकिन घर का बजट बनाना बेहद मुश्किल है। महंगाई की अगर शरह देखी जाए तो महंगाई की शरह जो है वो वफाकी बजट के एतबार से रवा माली साल में 11 मुकर्रर की गई है, लेकिन मौजूदा तौर पर देखा जाए तो 24 महंगाई की शरह है, 24% अगर देखा जाए तो इस आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से ये बजट आम आदमी के ऊपर रिलीफ को ला पाएगा या उस पर मजीद शिकंजा सख्त करेगा, इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। इसी साथ अब बजट तो पेश हो चुका है तो बजट के बाद मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली क्या हो गई। पहले बाज़गश ये होती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती थी कि हमें बेज बजट पेश करने दिया जाए, उसके बाद हम नए इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, लेकिन उन्हें मोहलत नहीं मिली। फिर बाज़गश शेष हुई कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बजट के बाद नए इलेक्शन का ऐलान कर देगी। अब सूरत हाल किस नहज पे है, फैसला किसके हाथ में है, फैसला कब होगा, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वफाकी बजट जो पेश हुआ है इस पे तो हम माहिर मईशत हमारे साथ आगे चल के प्रोग्राम में होंगे, तफसीलन इस पे गुफ्तगू करेंगे। आप क्या समझते हैं, बजट पेश हो चुका, बजट के बाद अब हुकूमत का टारगेट क्या है? इस्लाहात जो करनी थी कर ली, बजट जो पेश करना था कर लिया, अब आगे उनके गोल्स क्या दिखाई देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यार सर, मैं दो चीज़ें, क्योंकि मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, अभी थक गए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। आपने बजट पे तासरात ली हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर के, आपने बजट पे तासरात लिए हैं मालदार लोगों के, इंडस्ट्रियल्स के। बजट पे आपने तासरात लिए उन लोगों के जिनका अरबों रुपए का कारोबार है। मज़ा तो तब है कि इस बजट पे आम आदमी को पूछते, वो दिहाड़ीदार जो सुबह से लेकर शाम तक बेचारा इस चक्कर में रहता है कि मेरे बच्चे को रात को दूध मिलेगा कि नहीं, मेरी बीवी की दवा जा सकेगी या नहीं, मैं 2 टाइम का खाना अपने बच्चों को दे सकूंगा या नहीं, मैं महीने की 20 तारीख के बाद अपने घर का खर्चा किस तरह चलाऊंगा, मैं बच्चों की स्कूल की फ़ीस किस तरह भरूंगा, मैं बच्चों को टूटे हुए जूते नए किस तरह लेके दूंगा, मैं नए कपड़े किस तरह लेके दूंगा, उससे पूछना चाहिए था। उनकी तादाद पाकिस्तान की 60% से ज़ायद है। वो लोग हैं जिनके लिए बजट का अच्छा या बुरा होना अहमियत रखता है। जिन लोगों की आपने बात की है, जिनसे आप तासरात रह रहे हैं, जिनको सुबह से लेकर शाम तक तमाम टीवी चैनल दिखा रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं है। उनके लिए बजट अच्छा या बुरा क्या होगा, उनको इतना फर्क पड़ता है। यही बात तो मैं आगाज में कर चुका हूं कि एक आम दिहाड़ीदार के लिए वफाकी बजट बनाना उसकी नजर में शायद आसान काम है, लेकिन घर का बजट बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल। क्या इसमें घर की 7 चीजें, किचन की 7 चीजें, आटा, चीनी, घी, मिर्चें, उसके बाद सब्जियां, उसके बाद दालें, क्या ये सस्ती हुई? क्या अद्वियात की कीमतों में फर्क आएगा? क्या ये चीज़ें सस्ती होंगी? क्या किसी घर के अंदर आटा अब दोबारा से 40 रुपए किलो मिलेगा? क्या किसी को सब्जी जो है वो 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, यहाँ 50 रुपए किलो तक मिलेगी? क्या घी की कीमतें नीचे आएंगी? क्या लोगों के घरों का चूल्हा जलेगा? क्या 2 बल्ब जलाने वाले और 1 पंखा चलाने वाले का बिल किसी तरीके से 500, 700 या 1000 तक आएगा? फिर तो बड़ा अच्छा बजट है, फिर तो हम सलूट करते हैं। फिर तो जनाब उस्मान बुज़दार, चूँकि मैं इस्माइल इनके मतलब सोशल मीडिया पर चाह रहा है मुफ्ती इस्माइल के मतलब कि ये इस मौजूदा हुकूमत को उस्मान बुज़दार है कि जनाब वो बस कर जाते हैं हंसते हंसते हर चीज़ें। तो ये बात ये अगर आम आदमी को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर ये बजट जो है ना ये किस
अवाम के लिए नहीं है ये लेकिन बजट। राणा साहब, हमारे यहाँ है। एक चीज़ और भी होती है, ज़बानी कलामी आपने बजट पेश करना, ये बहुत आसान काम होता है। आप ये देखिए कि पिछले साल का जो माली साल का बजट था उसमें जो तरक्याती मंसूबों के लिए रकम मुख्तस की गई, कितने फीसद खर्च हुई, सवाल ये होता है कि कितने आपने तबकों को सब्सिडी देने का वादा किया और कितनी सब्सिडी मिली, ये सवाल बनता है। आप ऐलानात तो कर देते हैं, ऐलान बैठे हुए आज यहाँ पे ऐलान कर दिया जाए कि 5 अरब रुपया कल आम लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा। हमारे ऐलानात तो होते हैं लेकिन ऐलानात पे अमल दरामद नहीं होता। अब हुकूमत ये कहती है कि अद्वियात का जो खाम माल है उसकी जो कीमत है वो भी कम की जाएगी और उस पर टैक्स छूट भी दी जाएगी, जिससे अद्विया साज जो कंपनियां हैं वो रिलीफ दे सकेंगी आवाम को। ऐलान तो बहुत अच्छा है लेकिन अमल दरामद क्या होगा उसकी गारंटी कोई नहीं देता। मुझे एक बात बता दें जरा, आपने बाहर से सामान मंगवाने पे पाबंदी आयद कर दिया है जी। खाम माल तो आते ही बाहर से, लेकिन वो खाम माल के ऊपर पाबंदी नहीं। चले खाम माल बेशतर अशिया जो है उसके ऊपर पाबंदी है, खाम माल वो कहते हैं जी ये खाम माल जितना है वो आता डॉलर्स के हिसाब से, और डॉलर की कीमत में फर्क नहीं पा रहा। वो कह रहे हैं बाहर से चीज आई महंगी रही, हम सस्ती किस तरह दें, क्या करेंगे आप? हमारे लिए तो सितम। आप क्या समझते हैं कि आज आप क्या समझते हैं जितनी चीजें ये बेच रहे हैं, जितनी अद्वियात बेची जा रही हैं, जितनी अद्वियात की कीमतों में इजाफा है, क्या ये बाहर से महंगी और उसके बाद इजाफा है? ऐसा नहीं है भाई, चोर चौकीदार का मलाप है हर हुकूमत के अंदर। चेक तो करें कितने पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जिनकी अपनी कंपनियां हैं, चेक तो करें कितने वज़रा ऐसे हैं जो इनके ऊपर बैठे होते हैं, चेक तो करें कि इनके पीछे कौन है। पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो इस काम से वाबस्ता हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ से अरबों खरबों रुपए कमाते हैं। कभी आपने देखा कि महंगी दवाई बेचने वाला पकड़ा गया हो, उस कंपनी को पकड़ा हो, किसी कंपनी को सील किया हो, कोई और चीज़ हो? आपको नहीं पता कोरोना के दिनों में 20-21 हज़ार वाला इंजेक्शन 3-3 लाख में बिका? नहीं बिका। एक्टेमरा की बात क्या हम तो मुझे बताएं, क्या मेडिसिन नहीं महंगी बिकी? आज सुबह डिस्प्रिन की गोली आप गायब कर दें, आप पैराडोल की गोली गायब कर दें, आपको नहीं पता क्या क्या होता रहा? सब कुछ होता रहा भाई। ये अब भी होता रहा, फिर भी होता रहेगा। एक दिन का शो था, हो गया, दूसरे दिन मिनी बजट पेश होगा, तीसरे दिन फलाह होगा। अब वहां बेचारी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। जिस कौम के अंदर ये हालत हो कि पेट्रोल महंगा हो और महंगा होने का ऐलान हो तो लोग गाड़ियां लेकर, मोटरसाइकिलें लेकर पेट्रोल पंपों पे चले जाएं, बजाय के प्रोटेस्ट करने के, बजाय के हुक्मरानों के घरों के बाहर जाने के, तो उस कौम के साथ यही होना है ना, क्या सिर्फ यही होना है? आप महंगे पेट्रोल का सुनकर एहतजाज नहीं कर रहे, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा रहे, आप बल्कि पेट्रोल पंप के बाहर चले गए हैं कि बाग के पेट्रोल खरीदने। फिर क्या आप तो रखते हैं? किसी को इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सरकारी मुलाजमिन से कहा, उन्होंने कहा जनाब हमारी तनख्वाहों में 15% ऐलान तो कर दिया है, तो महंगाई में जो 300% ऐलान है, जो महंगाई का 300% ऐलान हुआ है, उसको हम 15% की तनख्वाहों के ऐलान से किस तरह पूरा करेंगे? क्या 15% से गुजारा होगा? ये तो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें होगी, प्राइवेट किधर जाएंगे? कितने लोग हैं जो प्राइवेट काम करते हैं, कितना तबका है जो प्राइवेट है, उनका बेचारे का क्या बनेगा? सरकारी मुलाजमीन से 4 गुना ज्यादा। वोट तो उनका भी है, वोट तो वो भी देते हैं, वो भी बेचारे इसी पाकिस्तान में गुजारा करते हैं। उनके घर में भी वही चीज़ें पकती हैं जो बाकियों के घरों में पकनी होती हैं। उनके बच्चे भी चाहते हैं अच्छा खाना, उनके बच्चे भी चाहते हैं अच्छा लिबास पहनना, उनके बच्चे भी चाहते हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ना, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि ईद पर उनको अच्छे कपड़े मिलें, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हफ्ते में एक दिन गोश्त खा लें, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हम किसी सैरगाह पर चले जाएँ। तो क्यों किस तरह जाएंगे? यहाँ से नहीं हो सकता। ये क्या आपने छेड़ दिया मौजू के बजट क्या बजट? सुबह से लेकर शाम तक मैं तो सुन रहा था। और आम आदमी मैं चैलेंज करता हूँ आज अपने प्रोग्राम में, किसी 1 लाख रुपया सैलरी वाले के घर का मुझे इसी बजट के में महीने का बजट बना के दिखा दें। राणा साहब, अफसोस तब होता है जब आप ये देखिए कि 9,502 अरब का कुल हजम है बजट का, जिसमें से आपने 3,950 अरब जो है वो कर्ज और सूद की मद में अदायगी कर देनी। तो पीछे क्या बचा? फिर कुछ भी नहीं बचा, अभी बड़ा कुछ होना है। या सर देखते जाएं क्या होता है। जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाने आए थे कि ये नई हुकूमत है, मैं पहले भी कहता हूँ अरस्तू हैं इसमें कई, और उनमें से किसी एक ने अभी तक कोई एक ऐसा काम नहीं किया। और पहला बजट है, बस ये अच्छी बात है कि पहला बजट है कि जिसमें किसी ने 2002 के बाद आवाज तक नहीं उठाई। पहला बजट नहीं, 2002 के बाद आवाज तक नहीं उठाई। बिल्कुल इस तरह लगता था जैसे गोंगों के शहर में बजट पेश हो रहा है और कोई लोग बिठाए हुए जो टक 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 ये क्या कर रहे हैं। ये हुआ, ये बजट था। चलिए यहाँ सर आगे आपको मैं असल मुद्दे पे आता हूँ। वो जो शुरू पे मेरा सवाल था, मैंने कहा बजट पे तफसीलन बात करेंगे, अब आपने आगाज कर दिया उसका। क्या समझते हैं, बजट पेश हो चुका है, अब गोल क्या होगा गवर्नमेंट का?
देखिए गवर्नमेंट इस बजट को मंजूर कराएगी, हो गया मंजूर। उसके बाद सारा कुछ ही हो जाना, बेचारे सारे हैं ही उनके, और है क्या। इसके बाद 2 बिल और हैं जो पास होने हैं, 2 बिल ऐसे हैं जो आने हैं, वो पास होने हैं, और उन 2 बिल्स के पास होने के बाद मैं आज भी इस बात पे, वो कौन सा 2 बिल? चलें वो बताएंगे, अभी आज बता दिया तो फिर कल क्या करना है, परसों क्या करना है यार सर, बताएंगे, सब्र तो करें यार, देख तो लेना आज इस पे बात करें। कल की कहानी कुछ और सही, आज की रुदात में नहीं, वो है कुछ कहानी ऐसी है ना, बहुत से लोगों को बहुत दिनों के इंतजार मजीद है परतों के अंदर। हाँ जी, देखें इसके बाद मैं आज भी ये कह रहा हूँ 15 जून के बाद 15 जून के बाद 5 दिन के बाद, हाँ 15 जून से लेके 25 जून के दरमियान आपको पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ी तब्दीलियां नज़र आएंगी। आम शख्स ये कहना शुरू हो जाएगा कि हालात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको ये डेटें दे रहा हूँ, 15 जून से लेकर 25 जून तक आपको पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीलियां आती नज़र आएंगी, हालात तब्दील होते नज़र आएंगे, हालात आइंदा इलेक्शन की तरफ जाते नज़र आएंगे। अक्टूबर में इलेक्शन होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार, अक्सर लोग मुझे कहते हैं तुम टीवी पे बैठ के अक्टूबर की क्यों रट लगाते हो। अरे यार देख लेना, मेरे पास तो जो सोर्स मेरे हैं जो है वो यही हैं। कोई शक नहीं कि जो हुकूमती जमातें हैं वो हर सूरत में अगला साल तक लेना चाहती हैं, लेकिन कुछ हल्कों में मेरी जहाँ से मेरी बात होती है, हुकूमत भी तो अक्टूबर की बात ही कर रही। नहीं, अक्टूबर अगले साल अक्टूबर की बात कर रही है ना, मैं तो इस साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप 12 माह पीछे हैं? जी मैं 12 माह पीछे हूँ जी, बिल्कुल मैं 12 माह पीछे हूँ। मैं इस साल अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, इमरान खान कप्तान की आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई। कुछ तो बैकडोर राब्ते जारी थे, उन बैकडोर राब्तों में बड़ी डेवलपमेंट हुई। ये चाहते थे, बहुत से लोगों के जहन में सवाल था, खान क्यों नहीं एहतजाज कर रहा, क्यों नहीं कॉल दे रहा। हुकूमत को भी बंद पड़ गई कि खान जो है वो निकलने वाला है, तैयारी पकड़ है, इसलिए अचानक आज वारंट गिरफ्तारी, दहशतगर्दी के मुकदमात में, मजीद मुकदमात में नामजदगी, आपने देखा ना कितना शोर मच गया। वो तो हिफाजती ज़मानत भी हो गई ना, वो सारा कुछ चुरन करना शुरू कर दिया कि इनको डराया जाए, धमकाया जाए, इनकी क़यादत को गिरफ्तार किया जाए, 2 फ़ायदे लिए जाए, कि ज़िमनी इलेक्शन में न जाने दिया जाए, दूसरा इनको प्रोटेस्ट के लिए तैयार ना होने दिया जाए। खान 15 तारीख के बाद ऐलान करेगा, और वो जो ऐलान होगा, मैंने पहले भी कहा था, अचानक ऐलान होगा, 15 तारीख के बाद अचानक ऐलान होगा। और उस ऐलान, अच्छा आप ये समझते हैं कि 15 से पहले ऐलान नहीं होगा? नहीं, 15 से पहले ऐलान नहीं होगा। तो ये ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है, ये उसके बगैर भी होगा? देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है क्या नहीं आता, मैं कोर्ट के फैसले को डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे या इंतजार किए बगैर ऐलान कर देंगे? मैंने कहा कि 15 के बाद ऐलान कर देंगे, 15 दिन में 5 दिन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में इतना टाइम नहीं है अभी। खान करेगा प्रोटेस्ट, कप्तान प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो चुका है, तैयारी मुकम्मल है, क्योंकि बजट का इंतज़ार था, बजट हो गया। बजट में अवाम को क्या रिलीफ मिलना था सब ने देख लिया। लोड शेडिंग से अवाम का बुरा हाल है, सब ने देख लिया। कल सुबह से, मैं ये दूर नहीं कह रहा, कल सुबह से जो महंगाई का नया तूफ़ान आएगा, चले मैं आपको बता दूँ, आपके दूध की कीमत 150 में चली जाएगी। राना साहब आप बहुत लेट हैं। सर जी मेरे मोहल्ले में या लाहौर में तो अभी भी 120 थी ना। राना साहब आप बहुत लेट हैं, आज ही हो गया जो होना था। चले वो हो गया ना, चले हो गया कुछ शहरों में। आज एक तरफ बजट पेश हो रहा था, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ गई हैं ना। तो ये चीज़ें जो होंगी, आप जरा चीखो पुकार देखिएगा। खान ने अवाम की नफ्स पे हाथ रखा हुआ है, उसे पता है कि अवाम को किस तरह निकालना है, उसे पता है कि अवाम जो है, जो इनसे आस उम्मीद लगा के बैठी थी, अभी ये इन्होंने कहना था जनाब अभी तो हम खड़े नहीं हुए, सीधे नहीं हुए, तो हमारे साथ ये हो गया, तो अब तो ये सीधे भी हो गए, खड़े भी हो गए, सारा कुछ हो गया, कमाल का काम कर गए, अपने काम सारे सीधे कर गए। चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से पूछने की कोशिश में था, आप क्या समझते हैं कि शेख रशीद साहब इमरान खान साहब के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं? उनके बेशतर अगर बयानात देखें, कभी वो कहते हैं कि जिसने ये प्लॉट बनाया था साजिश का, उसने खान को बहुत ऊपर पहुँचा दिया। फिर वो ये कहते हैं कि ये जो वाकई खान ने मुआशी तौर पे बारूदी सुरंगें बिछाई थी, इसलिए ये हुकूमत फंस गई है। ये जो बयानात हैं, ये खान साहब की पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है या स्ट्रेंथ है, उसको कमज़ोर नहीं करते? देखिए शेर रशीद साहब जो हैं बेचारे रोज़ाना ख़बरों में इन रहने के लिए ना, मैं शेर रशीद साहब के मतलब अक्सर कहता हूँ कि वो सियासतदानों की मीरा हैं।
जिस तरह अदाकारा मीरा को एक ऐसा बयान देती है, सारा दिन डिस्कस होता है, शेख साहब ने भी कोई ऐसा बयान देना होता है, डिस्कस होना होता है। देखें, शेख साहब के पास दो चॉइस सेकंड चॉइस कोई नहीं है। शेख साहब के पास इमरान खान के साथ जाने के अलावा चॉइस कोई नहीं है। शेख साहब को मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में किसी हाल में काबिल कबूल नहीं, और शेख साहब को मुस्लिम लीग नून काबिल कबूल नहीं। ये दोनों चीज़ें जो है इसी तरह चल रही हैं। अब मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में शेर रशीद को क्यों लेगी, क्यों लेगी, मुझे बताएं। शेर रशीद ने जो मुस्लिम लीग नून के साथ किया है, जो गुफ्तगू की है, मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी सूरत में भी शेख रशीद को नहीं लेगी। आगे आप आ जाएँ, शेख रशीद के पास सेकंड चॉइस क्या है, वो है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के अलावा वो कहाँ जा सकते हैं? अगर वो अकेले अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते हैं तो नहीं जीत सकते। ये तो वन एंड ओनली चॉइस होगी ना। आप अगर वो मुस्लिम लीग जो उनकी अपनी मुस्लिम लीग उनसे इलेक्शन लड़ते हैं तो शायद एक काउंसलर जितने वोट भी ना पड़े, वो तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ते हैं, स्टेज उन्हें तहरीक इंसाफ का बना बनाया मिल जाता है, मीटिंग में वो इमरान खान की चले जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं शेख साहब के मतलब। मैं आपको बता दूँ, शेख साहब सियासतदानों की मीरा हैं, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा बयान देना होता है जो सारा दिन डिस्कस हो। अगर ऐसा ना हो तो फिर शेख साहब को तो लोग भूल जाए ना। वो कहते नहीं मेरी दुनिया की पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात मेरी है कि मैं रोजाना बैठ के वहाँ पे टीवी पे बोलता हूँ, तकरीर करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, और लोग मुझे देखते हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से पहले एक चलिए आपको दो खबरें देता जाऊँ ना, फिर उसके बाद हुकूमत और आप खबरें दे दें। हुकूमत और अपोजिशन में क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? राब्ते हो चुके हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, और उसमें तीसरी कुव्वत भी शामिल है। मेरे पास तो इतला यह है कि तीसरी कुव्वत भी शामिल है। उस राउंड राब्तों में बहुत से मामला तय हो रहे हैं, और ये राब्ते जो है वो KPK की एक शख्सियत है, एक KPK की एक पंजाब की शख्सियत है, ये अपोजिशन की तरफ से ये राब्तों में शामिल है। लेकिन ये किसी सूरत में भी आपको ये बता दूँ, इन राब्तों में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि हमें कोई रायत दे दें। ये भी नहीं हो रहा कि हमारे मुकदमा वापस ले लें, ये भी नहीं हो रहा। ये हो रहा, बड़ी क्लियर सी बात हो रही है, इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन जो है वो मुनसफाना इलेक्शन हो। इस पे बात हो रही है ताकि पुरअमन तरीके से ये सारे मामला आगे चल सके। मेरी तो इत्तला ये है कि आपकी जो खबर आप देना चाहते थे मेरे सवाल से कुछ अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं, यही थी। अच्छा, उसके बाद मैं ठीक पहुंचा हूं? बिल्कुल ठीक पहुंचा, और मैं अगली बाखबर भी आपको दे देता हूँ। चंद दिनों से बड़ा एक शोर मचा हुआ है यासर, बहुत शोर मचा हुआ है कि बड़े अहम लोग कत्ल होना शुरू हो गए हैं, या पुरसरार उनकी मौत वाक़ होना शुरू हो गई है। आप गौर करें, अयान अली के केस से शुरू करते हैं ज़रा ना। उसका इन्वेस्टिगेशन करने वाला अफसर, से पकड़ने वाला अफसर कत्ल हो गया। डॉक्टर रिजवान का मर्डर हो गया। मर्डर तो नहीं कह सकते, डॉक्टर रिजवान अपनी तिब्बी मौत बरे उनके हवाले से आ गया। मलक मकसूद के हवाले से बातें शुरू हो गई। आज एक प्रोसिक्यूटर की से तबीयत ख़राब हो गई, याद है ना आपको? पता ना। इससे पहले एक इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसर की जो भी तबीयत ख़राब हुई, उसे भी कह दिया गया कि मैं केस से लैदा हो रहा हूँ। इससे पहले और भी बहुत से मामला थे। एक घर चोरी की वारदात होगी। मुजम्मल और शबीर दोनों सके भाई, वो उनके साथ क्या हुआ वो सारे पता है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की तबीयत ख़राबी का केस, तबीयत नदीम जो थे असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, इन्होंने भी कहा जी मैं अब केस की तफ्तीश नहीं कर सकता, मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। यानी ये अगर हम देखते जाएँ, या डॉक्टर रिजवान से लेकर इंस्पेक्टर एजाज चौधरी से लेकर प्रोसिक्यूटर फ़रूक पाजवा और बाकी चीज़ें, और इसके साथ साथ ख़ासकर सिंध के अंदर, या सर सिंध के अंदर कुछ अफसरान थे जो मुख्तलिफ़ केसेस में जिन्हें मार दिया गया, जिन्हें नुकसान पहुँचाया गया, जिनकी फैमिली को नुकसान पहुँचाया गया। बलूचिस्तान में 2-3 ऐसे वाक़यात हुए। मेरे पास एक बड़ी ख़बर है, ये मैं आपको बड़ी ख़बर दे रहा हूँ। मेरे पास बड़ी ख़बर ये है कि इन सारे वाक़यात के हवाले से एक इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, जो पिछले चंद दिन से शुरू है, और उसी इंक्वायरी में मज़ीद नए जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। और ये इंक्वायरी जो की जा रही है, इससे हुकूमत बेखबर है। यस, मैं आपको ये बड़ी ख़बर दे रहा हूँ, हुकूमत इससे बेखबर है। और इसमें कुछ ऐसे खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, कुछ ऐसी गुफ्तगू सामने आई है, कुछ ऑडियो मैसेज सामने आए हैं, कुछ बाकायदा व्हाट्सअप के मैसेज सामने आए हैं, कुछ सबूत ऐसे मिले हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये इंक्वायरी करने वालों ने इस इंक्वायरी को ओपन कर दिया, यानी पब्लिक कर दिया,
और मैं पब्लिक कर दिया या उस पर कार्रवाई शुरू कर दी, सही, तो बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी सियासी चेहरे बेनकाब होंगे और बड़ी गिरफ्त में लोग आएंगे। ये मैं आपको बड़ी दे रहा हूँ, ये होने वाला है। और इसमें आपकी सोच नहीं है कि कौन कौन फंसने जा रहे हैं। इंक्वायरी के ये तकमील तक इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन से बड़े नाम इसमें सामने आते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बजट के मौसमी मंजरनामे पर बात करेंगे, सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमने इत्तेहादी हुकूमत होने के बावजूद भी एक ऐसा बजट पेश किया है जो आवाम दोस्त बजट है। IMF की शराइत के बावजूद भी हमने एक मतवाज़न बजट पेश करने की कोशिश की है। PTI ने इस बजट को रद्द किया है। PTI ने कहा है कि हमारी जो शराय नमू थी उससे ये मौजूदा जो बजट है इसमें शराय नमू कम होगी। टैक्स अहदाफ जो हमने हासिल किए थे, ये मौजूदा हुकूमत इसको आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसने सिर्फ थोड़ी सी शरह का इजाफा किया है। और भी बहुत सी जो मौजूदा बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया PTI की जानिब से। तो PTI के अब अगले गोल क्या होंगे, PTI ने हिकमत अमली क्या तरतीब दी है, PTI का लॉन्ग मार्च कब होगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक हबीब साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। फ़ारूक हबीब साहब, मौजूदा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है इसमें अगर देखा जाए महसूलात के हदफ के हवाले से तो वो 7,000 अरब का है। अगर तरक्याती बजट देखा जाए तो 800 अरब का है। सेहत के शोबे में आपके जो बजट से कम बजट रखा गया है, लेकिन खाम माल के ऊपर अद्वियात का जो है उसमें टैक्स छूट दी गई है। तो मौजूदा बजट को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये बजट जो है ये पाकिस्तान के एंटी पीपल बजट है, ये ज़रीब कुश बजट है। ये जो बिजनेस एक्टिविटी इमरान खान ने शुरू की थी, ये एंटी बिजनेसमैन बजट, और इसके अंदर इस किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं कि डायरेक्टली लोगों की जेबों के अंदर डाका मारने के मुतरादिफ हैं। वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो अपना पैसा रेमिटेंसेस की शक्ल पे यहाँ भेजते थे और इसको यहाँ इन्वेस्ट करते थे, कोई जायदाद ले लेते थे, कोई प्रॉपर्टी ले लेते थे अपने बहन भाई के नाम के ऊपर, उनके ऊपर 5% टैक्स लगा दिया गया है जो नॉन फाइलर की शक्ल के अंदर। यानी कि अब आपका ना कंस्ट्रक्शन का कारोबार चलेगा, बिजनेसमैन सरमायादार पहले अपना सरमाया लगाना बंद कर चुका है क्योंकि चोरों की हुकूमत आ चुकी है, लोगों का एतमाद नहीं है, ये पॉलिसीज चलेंगी नहीं चलेंगी। ये बजट जो बनाया है ये बड़ा इस किस्म का एक ऐसा बजट है जो कि बहुत ज्यादा इसकी कोई मंतक नजर नहीं आ रही, और जो इन्होंने टैक्स के अहदाफ रखे हैं उससे ये नजर आ रहा है कि ये पहले ही मान चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है अब स्लो होगी। GDP की वो शरह जो 2 साल से मुसलसल इमरान खान 6% शरह हासिल कर रहे थे, जिससे आपकी एग्रीकल्चर में 4.5% ग्रोथ थी, इंडस्ट्री में 7% ग्रोथ थी, खिदमात के शोबे में 6.5% ग्रोथ थी, इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.5% से बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट्स में 27% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स इमरान खान की हुकूमत में बढ़ी हैं। एक तरफ इनके 30 साल हैं और हमारे 3.5 साल हैं। इमरान खान पहली बार इक़्तिदार में आए, ये 3 बार इक़्तिदार में आए। इमरान खान ने इनकी 3 बार के इक़्तिदार के तमाम टारगेट्स, ना सिर्फ उन टारगेट्स को पीछे छोड़ा बल्कि उनसे ज्यादा अहदाफ जो है वो हासिल किए। ये साबित हो गया कि मैशियत इमरान खान के दौर में ठीक चल रही थी, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही थी, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ रही थी, गैस की कीमतें नहीं बढ़ रही थी। जो आलमी सतह पे महंगाई आई थी उसका असर इमरान खान अवाम पर पूरा पास नहीं कर रहा था, उसको हम खुद बर्दाश्त कर रहे थे, अपने रेवेन्यूज के जरिए से सब्सिडी देकर बर्दाश्त कर रहे थे। आम आदमी को इन आलमी महंगाई के बोझ से बचाया जा रहा था। इन्होंने आते साथ फ्लड गेट खोल दिए, लोगों का आम आदमी के किचन का ब्लड बात कर दिया इन्होंने पकड़ के। हबीब साहब, आम आदमी का ये बजट नहीं है, ये बात हम भी कहते हैं, सब कह रहे हैं। अब लोग चाह रहे हैं कि इस आपके बकौल के इन्होंने आम आदमी पर बिल्कुल डाका, उसकी जेब पर डाका मार दिया, आम आदमी रोएगा, उसको खाने को नहीं मिलेगा। तो इस हुकूमत की तब्दीली के लिए, इस हुकूमत के खात्मे के लिए आपकी जो तहरीक आपने शुरू की थी, जिसका ऐलान 6 रोज बाद दोबारा होना था, वो ऐलान कब होगा? अवाम अब आपकी तरफ देख रही है, कितना अवाम को और इस खाल में छोड़ेंगे? देखें, अवाम के साथ तो इमरान खान अवाम के साथ खड़े हैं, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन राणा साहब पहले सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए ना कि ये हुकूमत तब्दील करने की क्या जरूरत थी? इन नाहलों को, इन चोरों को ये तो हो गया सारा, ये सवाल तो आप नहीं पूछ रहे हैं, सारी कौम पूछ रही है। नहीं, ये हुआ नहीं है। आप ये देखें, जो इकोनॉमिक सर्वे के नंबर आए हैं, ये बार बार ये बात कहते थे, ये बात लोगों को समझने दें राणा साहब, ये बार बार लोगों को कहते थे इस हुकूमत ने, इमरान खान ने मईशत खराब कर दी,
इमरान खान ने जो है वो मुल्क, इमरान खान की टीम नाअहल है। अब आप बताएं कि इमरान खान की टीम अहल साबित हो गई है। कोरोना के बावजूद बेहतरीन टैक्स कलेक्शन, बेहतरीन एक्सपोर्ट्स, तरसीलात ज़र में इजाफा, रोजगार में इजाफा, 60 लाख नौकरियां पैदा हुई, बेरोजगारी के अंदर कमी आई है। ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है जो इन्होंने जारी किया है। तो ये तो हमें कहते थे बेरोजगारी बढ़ गई है, वो सर्वे कह रहा है कम हो गई है, जो इन्होंने खुद शाया किया है। नौकरियां पैदा हो गई हैं, लोगों की पर कैपिटा आमदन में जो है वो इजाफा हो गया, मैशत का हुजम में इजाफा हो गया। पहले तो ये फैसला करें ना कि ये जो साजिश हुई है, वो साजिश के तहत इमरान खान को जो निकाला गया उसने पाकिस्तान का फायदा नहीं किया। पाकिस्तान का वो दोस्त नहीं है जिसने भी ये करवाया है। उसको ये चीजें हमें ठीक करनी पड़ेंगी। इन चोरों के होते जो अपने आप को LRO2 दे रहे हैं, जो 11-11 दिन 50 रोज में मुल्क से बाहर रहते हैं। चलें, ये मान लिया सारा। मेरा फिर वही सवाल है, अब आपने जो वादा किया था खान साहब ने 6 दिन का, अब आप उसको आगे लेकर चले गए हैं। कब तक आप इस हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं? हम अपनी हिकमत अमली जो है वो बना चुके हैं और ये भी इनके लिए सरप्राइज होगा। क्या इन्होंने हिकमत अमली इसी महीने में शुरू हो जाएगी? वो किसी भी वक्त उस हिकमत अमली जो हमने बनाई है, जो हमारे एहतजाज की है, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू हो सकता है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जिस किस्म का जुल्म और बर्बरियत किया है, और यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर है, राना अजीम साहब वो दहशतगर्द है जिसकी गाड़ी तोड़ दी इन्होंने पकड़ के। मुकदमात का क्या करेंगे जिनमें जमानतें ली हैं? वो मैं वही कह रहा हूँ कि हमाद उधर दहशतगर्द है, महमूद रशीद दहशतगर्द, मुराद राज दहशतगर्द है, शेख इम्तियाज दहशतगर्द है, और जिनके ऊपर FIR काट दी है। वो क्या आप दिन की रोशनी के अंदर जो है वो कानून की आंखों में पट्टी बांधना चाहते हैं? नहीं, ये बात आपके दुरुस्त है। ये बात जितने आपने नाम लिए ना, जितने आपने नाम लिया फरह हबीब साहब, जितने आपने नाम लिए इसमें शेख इम्तियाज के अलावा तो सब पे नजायज हुआ है। क्योंकि शेख इम्तियाज बेचारे पे तो बहुत नजायज हुआ, वो तो घर से निकले ही नहीं। और भाई मेरे दहशतगर्द तो इनका वजीर दाखिला जिसने दहशतगर्दी की है उस दिन, जिसने मॉडल टाउन में लोगों को मरवाया था, उन दहशतगर्दों का सरगना शहबाज शरीफ है। अंदर तो इन लोगों को होना चाहिए, लेकिन इनका हिसाब होगा। जो आइन और कानून का मजाक इन्होंने उड़ाया है उसका हिसाब भी इनको देना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की अदलिया भी ये देख रही है। क्या इनके वारंट्स इशू किए जा रहे हैं? इन्होंने कौन सी दहशतगर्दी कर ली? मुझे आप ये बता दें। जो फरूख हबीब साहब, खान साहब ने ये कहा था कि असेंबलियों में वापस नहीं जाएंगे, इस्तीफों की तस्दीक करने भी नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा ट्रैप होगा। कल आपकी जो खवातीन अराकीन हैं उन्होंने असेंबली दाखिल होने की कोशिश की है, तो फिर ये जो एहतजाज है इसे असेंबली के अंदर लेके क्यों जाने की जरूरत पड़ गई? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो खवातीन हैं उनका एक राइट है, उन्होंने एहतजाज किया है, उन्होंने पाकिस्तान की खवातीन की नुमाइंदगी की है, जो घर चलाती हैं, जो हाउस होल्ड चलाती हैं, जिसका किचन का खर्चा बढ़ गया है, जिसने बिजली का बिल देना है, जिसने अपने बच्चों की स्कूलों की फीस देनी है, जिसने अद्वियात को मैनेज करना है, वो खवातीन ही घर का खर्चा जो है वो चला रही होती है ना। मैनेज तो वो करती हैं सब चीजों को बैठ के। तो उन्होंने उनकी नुमाइंदगी की, कहाँ की? जिस पार्लिमान के अंदर बैठ के ये जुल्म उनके ऊपर हो रहा है वहां उन्होंने की है। हम तो इनको ये याद दिलाने गए थे कि ये पार्लियामेंट को इन्होंने पार्लियामेंट रहने नहीं दिया, इसको छांगा मांगा बना दिया इन्होंने। यहाँ जमीर फरोश बैठे हुए हैं, अब राजा रियाज बैठे हैं। मुझे बताएं कि आज जमीर फरोशी के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए था? आज तो मुझे लग रहा था कि वो राजा रियाज जो है वो बजट की कापियां पाड़ देंगे और जो है मिफ्ता इस्माइल को तकरीर नहीं करने देंगे, बड़ा शोर डालेंगे। लेकिन ना कापियां पाड़ी हैं किसी ने, ना जो है वो एहतजाज हुआ है। आपकी इत्तेहादी जमात GDA के भी किसी रुकन ने आज की बात नहीं की। लीडर मौजूद नहीं है। देखें, हम तो आपको ये बता रहे हैं हमारी तो हुकूमत खत्म हो चुकी है, अब हमारी अपनी पार्लिमानी पार्टी है, हमारे इत्तेहादी बिल्कुल जरूर रहे हैं वो, और हम उनका हमारा एहतराम भी है, अच्छे ताल्लुकात भी है, वो अपना किरदार अदा करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। जो उनका अपना फैसला, इंडिपेंडेंट फैसला है, वो वहाँ बैठे हैं तो वो अपना किरदार अदा करेंगे जितनी उनकी नुमाइंदगी है। बनाया जा रहा है 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन है, 20 हल्कों में। क्या आप ज़िमनी इलेक्शन के बाद तहरीक शुरू चलाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? देखें, ज़िमनी इलेक्शंस की कैंपेन तो इमरान खान साहब खुद भरपूर तरीके से चलाएंगे। हर हल्के के अंदर जाएंगे, जहाँ जहाँ ज़मीर फरोश लोटों को टिकट मिला है वहाँ भी जाएंगे और अपने कैंडिडेट्स की उम्मीदवारान की भरपूर कैंपेन चलाएंगे। उससे कबल धांधली का आगाज इन्होंने शुरू कर दी है। स्क्रूटनी की डेट कोई होती है, कागजात स्क्रूटनी से पहले मंजूर हो जाते हैं। आज एक हल्के से, मुल्तान से, शाह महमूद साहब के हल्के से ये शिकायत भी सामने आई है
तो ये तमाम चीजों के ऊपर हम नजर रखे हुए हैं। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ, नहीं फारूक साहब, इसका मतलब है कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद तहरीक चलेगी ना फिर, अगर खान साहब नहीं है ये राना साहब, मैंने आपको ये बता दिया है कि तहरीक चलेगी नहीं, तहरीक अभी भी चल रही है। हम ऑलरेडी मूवमेंट का हिस्सा है। ये जो है इसकी काम पे क्यों टांग रही हैं? आए रोज क्यों नई से नई FIR दर्ज हो रही हैं? आए रोज क्यों जो है वो नए से नए फैशिस्ट इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि ये इमरान खान से खौफजदा है, पाकिस्तान की अवाम से खौफजदा है, जो इनके नाम के ऊपर कांटा लगा चुके हैं, जिनको लोग इनको अब सियासी तौर पे वानों में नहीं देखना चाहते। देखे ना, मुल्क लूटा हुआ है। मकसूद चपड़ासी वहां फौत हो गया है, दुबई में फौत हो गया, डॉक्टर रिजवान फौत हो गया। इससे कबल आपको कामरान फैसल भूल गए नैब के केस का, वो इंस्पेक्टर यान अली केस के कस्टम्स के इजाज आपको भूल गए। राना साहब उस पर मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं प्रोग्राम के आगाज पे। फारूक हबीब साहब, एक आखिरी सवाल है, आपकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में तो रही नहीं, पंजाब असम्बली में अब बजट पेश होने जा रहा है, तो वहां पे PTI की हिकमत अमली क्या होगी? पंजाब असम्बली में किसी ने आकर जो है वो खला से बजट पेश करना, वजीर खजाना ही नहीं है, काबीना ही नहीं है, वो वजीर आला ही नहीं है, जाली वजीर आला है। पंजाब में गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं है। 2 महीनों से गैर कानूनी इकदाम हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी गैर कानूनी इकदाम पे अमल दरामद कर रही है। पंजाब में कोई हुकूमत नाम की चीज है कोई नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, मुल्क में हुकूमत नाम की चीज कोई नहीं है। ये 13 जमातें, ना कान एक, ना एक, ना जुबान एक, ना सोच एक, ना नजरिया एक, ना झंडा एक, ये कैसे मुल्क चलेगा? ये किस किस्म का मजाक बना दिया गया है? ये ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क का एक एक लम्हा नुकसानदेह हो रहा है और आपस में पंजाब में फुट पड़ी हुई है। और वजीर खजाना वो पीपल्स पार्टी कहती है उन्होंने बनना है, नून कहती है उन्होंने बनना है। कमीशन का मसला है, किसने सबसे ज्यादा लूटमार करनी है, पड़ी हुई है। वफाकी सतह पे ये 13 जमातों का जो मजमूआ है, ये मुल्क को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा सकता, किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक नहीं हो सकते, मुल्क का मुसलसल नुकसान हो रहा है। फारूक हबीब साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुआशी मंजरामे में मजीद बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ये बजट जो पेश किया गया है, ये किस हद तक अवाम दोस्त साबित होगा? ये बजट में जो अहदाफ रखे गए हैं, इसे किस हद तक वफाकी हुकूमत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? तरक्याती बजट किस हद तक खर्च किया जा सकेगा? और जो अहदाफ महसूलात की मद में रखे गए हैं, वो किस हद तक हासिल कर लिए जाएंगे? शरह नमू जो पिछले साल और रवां साल 6% रहने की तवक्को है, वो अगले साल 5% रहने की तवक्को की गई है बजट के अंदर। तो ये पूरा मुआशी मंजरनामा, ये हमें किस नहज पे ले जाएगा? अगर हम हमसाया ममालिक से कंपैरिजन करें अपना, तो वो किस हम सतह पे इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, जो PTI हुकूमत में वजीर खजाना के मुशीर भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। डॉक्टर साहब, अगर सूरत हाल देखी जाए, हम अपनी शरह नमू देखें और महसूलात का हदफ देखें, नए टैक्स देखें और रियायत देखें, और दूसरी तरफ IMF की शराइत देखें, क्या आपको ये बजट मुतवाज़न और अवाम दोस्त दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन 92। देखें, एक तो यह है कि इट इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर पाकिस्तान। हम शुरू हुए थे कि हम $3 अरब का खसारा करेंगे करंट अकाउंट का, अब हम $16 अरब का कर रहे हैं। हम इसी तरह अपना जो खसारा है फिस्कल का, वो 4,800 अरब या 8.5% अपने GDP का कर रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल से मतलब यह है कि तेल की कीमत $123 पर है, बैरल पर है, कोल की कीमत, LNG की कीमत हमें इम्पैक्ट करती हैं, वो भी बढ़ी हुई। इसमें बजट जो है ना जी, वो बहुत ही कंसोलिडेशन वाला बजट हमें चाहिए। इससे मेरा क्या मतलब है, और अब हम बजट पे आ जाते हैं। ये है बैकड्रॉप जिसमें हम बजट बना रहे हैं, तो बहुत ही हमें कंसोलिडेशन का बजट चाहिए। वो क्या है, हमें बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि हमें कोई भी वरी करना है कि हम 3% ग्रो करते हैं, 5% करते हैं, 6% करते हैं। अभी इसको छोड़ दें। ग्रोथ इज नॉट अ कंसर्न ऑफ पाकिस्तान। द कंसर्न ऑफ पाकिस्तान इज कि $9.25 अरब के इस वक्त रिजर्व्स हैं, और ये 40 दिन की इंपोर्ट्स के लिए भी पूरे नहीं हैं, और हम डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। उसके लिए बजट क्या कर सकता है? उसे हमें 7,000 अरब के जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी नहीं है। ये तो हम वैसे ही पहुंच जाएंगे। 6,000 अरब इस साल कलेक्ट करेंगे, उसमें 15-16% अगर नॉमिनल ग्रोथ करें तो 7,000 हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा हो सकता था, कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पे टैक्स लगाया जाता, पर टैक्स लगाया जाता कैपिटल गेन्स को बढ़ाते।
इसी तरह आपका जो हाई एंड 75 मिलियन पे जाके आपका टैक्स किक इन करता है, इनकम जो इंडिविजुअल है उसको टारगेट करते। सो एक तो आई थिंक यहाँ पे एफर्ट जो है वो कम हुआ है। दूसरा, ये क्या डूएबल है? कुछ चीज़ें हमें इसमें दिक्कत पेश कर रही हैं और वो इन्फ्लेशनरी भी हैं और आम आदमी को दिक्कत देती हैं। 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी रखी गई है। पिछले साल 610 अरब रुपए की रखी गई थी, सिर्फ 135 अरब कलेक्ट हुआ है इस पूरे साल में। सो 750 की रखने का मतलब है कि 30 रुपए कम से कम 1 जुलाई को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत में इजाफा होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये अनकॉल्ड फॉर है और ये नहीं होना चाहिए। अगर फंड के साथ बात करने पे भी रखी गई है तो फंड को कन्विंस करें कि ये आजकल के दौर में डॉक्टर साहब ये नहीं जो हो सकता। आप ये जो तमाम चीज़ें बता रहे हैं, ये आम आदमी जो आम घर में रहने वाला है शायद उसकी समझ में ही बात नहीं। लोग ये जानना चाहते हैं, आम आदमी ये जानना चाहता है कि इस बजट में उसे कुछ मिला क्या? 15% तनख्वाहें बढ़ाने से सरकारी मुलाजमीन का गुजारा हो जाएगा और जो प्राइवेट सेक्टर है वो बेचारा इस पूरे बजट में उसके लिए क्या है? जी देखिए, ये तो हो गया, आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक टेक्निकल ओवरव्यू है जो मैंने आपके सामने रखा है। इसका जो असर है ना, अब आ क्या रहा है? देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो तो बढ़ जाएगी। वॉटेवर बजट इस वक्त गवर्नमेंट दे, जितना मर्जी कंसोलिडेट कर ले, बिजली बढ़ रही है, गैस का भी जिक्र हुआ बजट स्पीच में भी, आपने सुना कि अभी बढ़नी है, और एक GIDC भी लग गया है। सो बिल्कुल ये दोनों चीजें बढ़ेंगी, पेट्रोल भी बढ़ेगा, डीजल भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन 14% पे है मई में, ये आने वाले दिनों में 16 से 18 पे चले जाएगी। सो आम आदमी के लिए गुड न्यूज नहीं है यहाँ पे। सरकारी लोगों के लिए 15% बढ़ी है, इन्फ्लेशन भी तकरीबन यहीं पर है, तो उम्मीद है कि उनके जो खर्चे थे वो वापस वहीं पे आ जाएंगे। पर जो अच्छी चीज है वो ये है कि 364 अरब रुपया जो बेनजीर इनकम सपोर्ट या इनकम सपोर्ट है उसकी मद में रखा गया है। सो एक हेल्प होगी। वो जो 2000 पेट्रोलियम की मद में जून में मिला था वो मिलता चला जाएगा। सो एक आम आदमी के लिए, एक उस घराने के लिए जो साहिब हैसियत नहीं है, थोड़ी सी मदद हो जाए। आप 2000 समझते हैं? 2000 रुपया किसी आम घराने की के लिए मदद होगी? 2000 रुपया सिर्फ जी इस महंगाई के दौर में? जी बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। नहीं होगी, बट ये वो है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो ऑब्वियसली इसीलिए मैंने बात पहले जो शुरू की थी, ये आप फरमा रहे हैं उसी तरह की थी कि 7000 का टैक्स अमीरों से लेना काफी नहीं था। अगर उसको 7500 करते, ये 2000 को 4000 कर सकते थे आप। सो असल बात यही है कि जो फिजिकल का एफर्ट है उस पर बजट शॉर्ट हो रहा है। अगर हम वो ज्यादा करते अच्छा, तो मैं डॉक्टर साहब मैं आपसे यही पूछूंगा, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तनासुब में इतना फर्क है कि तजारती खसारा हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गर्दिशी कर्जे तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कौन सी तब्दीली वक्त के साथ हमें करनी चाहिए? हम हर साल देखते हैं तजारती खसारा बढ़ता ही चला जाता है, उस पर ओवरकम नहीं हो पा रहा, तो वो कौन सी ऐसे बुनियादी निकात हैं जिसके ऊपर अमल दरामद बेहद जरूरी? तो ये तो अब आपने कलीदी मसाइल जो हैं उनकी तरफ बात कर दी। देखिए, उसमें सबसे बढ़ के तो ये है कि जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है ना जी, आम आदमी के लिए आम जबान ये है कि आप 1 एकड़ से 40 मन गंदम उगाते हैं, जो थोड़े से बेहतर ममालिक हैं वो 80 से 100 मन उगाते हैं। तो इसीलिए आप 3 मिलियन टन इस दफ़ा इंपोर्ट करेंगे और $2 अरब इस पर खर्च करेंगे। आप $8 बिलियन खर्च करेंगे तो आपका एडिबल ऑयल आएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर इसको ठीक करना है ना, तो आपका जो बैकबोन जिसको हम कहते थे वो है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए आप जो जिस तरह हम कहते हैं ना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फिर एक रेवोल्यूशन हुआ जिसमें ये सीड्स बेहतर हुए, और अब हम चल रहे हैं मैकेनाइजेशन पे। सो जितनी भी तवज्जो दें, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर पे छूट दी गई है, अच्छी बात है, पर असल मसला ये है कि फार्मर को एजुकेट करना, मैकेनाइजेशन करना, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जाना और प्रोसेसिंग में जाना। सो एक तो कलीदी बात यह है कि अगर इंपोर्ट को कम करना है, आप कहेंगे ये बड़ी अजीब सी बात मैंने आपके सामने रख दी है, $10 अरब, $12 अरब इंपोर्ट उड़ाई जा सकती है अगर आप एग्रीकल्चर, लेंटिल भी आप मंगवाते हैं, एडिबल ऑयल भी आप मंगवाते हैं, रुई भी आप मंगवाते हैं, वीट भी आप मंगवाते हैं। इसको ठीक कीजिए तो आप। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, आखिरी मिनट है, आखिरी सवाल, क्या आप समझते हैं, आप पीटीआई गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे, तो पीटीआई अगर बजट पेश कर रही होती, इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट होती, तो वो बजट इससे मुख्तलिफ होता?
मैं एक गुजारिश करूं, मैं तीनों हुकूमतों का हिस्सा रहा हूं। मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट, जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया तो पीपल्स पार्टी के साथ ज्वाइन की थी, फिर मैंने फुल टेन्योर पीएमएलएन के साथ गुजारा, और मैं पीटीआई में जब तक फंड का प्रोग्राम नहीं हुआ था तो उनके साथ रहा, और मैं अब भी तीनों के साथ रहता हूं। सो आई एम वेरी ए पोलिटिकल। और पाकिस्तान के लिए आज वो बजट होना चाहिए जिसमें हम और टैक्स एफर्ट कर सकें अमीरों पे। कैपिटल गेन्स आपने अभी ये कर दिया कि पहले 4 साल में माफ होता था, अब 6 साल में माफ होता है। प्लीज इसको कर दें कि कैपिटल गेन्स लगेगा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जब भी इस पे कमाएंगे। अगर पीटीआई गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन गवर्नमेंट हो, पीडीएम गवर्नमेंट हो, हमें फैसले वो करने हैं। और मैं तीनों को से गुजारिश हमेशा करता हूं कि जो मुल्क में ऐसी चीज कर सकें कि गरीब कम से कम हर्ट हो, सही, ज्यादा से ज्यादा हर्ट जो है हम जैसे साहिब हैसियत लोग हों। साहिब हैसियत लोगों पे ज्यादा बोझ डाला जाए, उनसे वसूल किया जाए, वो मुल्क कौम की बेहतरी के लिए भी फैसले हो सकते हैं। और गरीब पे कम से कम बोझ डाला जाए, मैकेनिज्म में थोड़ी सी तब्दीली, अपनी पॉलिसी थोड़ी सी तब्दील करें तो बेहतरी की समत में गामजन हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।